पांचवी अनुसूची से देश के आदिवासियों को बीते 75 सालों में क्या कुछ मिला? क्या पांचवी अनुसूची वाले 10 राज्यों के करोड़ों आदिवासियों का कभी कुछ भला हुआ है या नहीं? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे देश के उस इकलौते राज्य की कहानी जहां रहने वाले आदिवासियों को वाकई काफी हद तक पांचवी अनुसूची का फायदा मिला है। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पांचवी अनुसूची, कई बार इसका जिक्र होता है, आपने भी लगातार इसकी चर्चा सुनी होगी। कई जगह इसे आदिवासियों का संविधान कहा जाता है, कई जगह कहा जाता है कि आदिवासी पावर का ये एक दस्तावेज है। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए महामहिम जो देश की राष्ट्रपति, उन्होंने एक बार कहा था कि पांचवी अनुसूची आदिवासियों के लिए किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा कई जगह आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको देखने को कई बार ये भी सुनने को मिलेगा कि पांचवी अनुसूची में आदिवासियों को वो अधिकार मिले हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत हकीकत इन सब बातों से कोसों दूर है। हकीकत में पांचवी अनुसूची से आदिवासियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। अगर आप पांचवी अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें कहीं एक लाइन में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आदिवासियों को यह अधिकार मिला है। जो भी अधिकार मिले हैं वो देश के 10 राज्यों में वो राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति के जरिए देश के जो 10 राज्यपाल है, जो महामहिम है, उनके पास सारी शक्तियां और अधिकार मिले हुए हैं और वो भी अच्छे खासे मिले हुए हैं। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि किस राज्य में राज्यपाल ने कब आदिवासियों के हक में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और कहां नहीं किया। ज्यादातर राज्यों में नहीं का ही जवाब है, लेकिन एक देश का इकलौता राज्य है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जहां वाकई में आदिवासियों का भला हुआ। बहरहाल पांचवी अनुसूची में मैंने आपको बताया कि राज्यपालों के पास अधिकार होते हैं। एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जो सिर्फ नाम की होती है, उसका काम सलाह देना होता है, लेकिन आखिरी फैसला गवर्नर यानी राज्यपाल का ही होता है। लेकिन जो राज्यपाल को ढेरों शक्तियां हैं, सबसे पहले उसको ब्रीफ में आपको 30 सेकंड में बता देते हैं। राज्यपाल के पास ये पावर है कि केंद्र सरकार या राज्य का कोई भी कानून, यानी जो संसद से पास होगा या राज्य की विधानसभा से पास होगा, वो कानून पांचवी अनुसूची वाले इलाकों में लागू हो या ना हो, ये राज्यपाल के पास पावर है। अगर उनको लगता है कि इससे आदिवासियों के हितों को खतरा है तो वो उसको संशोधन करके, बदलाव करके, अपवादों के साथ भी उसको लागू कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण का, बेचे खरीदे जाने पर रोक लगा सकते हैं। साहूकारी के जो नियम है उसके वो बना सकते हैं, साहूकारों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आदिवासियों को शोषण ना हो। और साथ ही आदिवासी इलाकों में शांति और सुशासन के लिए वो अलग से खुद भी नियम बना सकते हैं। ये सारे अधिकार हैं राज्यपाल के पास। ताकत तो बहुत है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना हुआ, आइए राज्यवार हम पड़ताल करते हैं। देश के तमाम जो 10 राज्य हैं उनका हम हाल जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि साल 2011 में केंद्रीय जनजातीय जो कार्य मंत्रालय है उसने सभी राज्यों से कहा था कि राजभवन में ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई जाए, यानी आदिवासियों के कल्याण के लिए एक सेल बनाई जाए। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसमें अमल नहीं किया। सबसे पहले पड़ताल की शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में 13 जिले पूरी तरह और 3 जिले आंशिक रूप से पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं। राजभवन की जो वेबसाइट है उसमें ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई जाने की कोई जानकारी नहीं है, जो साल 2011 में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा था। राज्यपाल की वेबसाइट में गवर्नर की भूमिका में उनकी सारी संवैधानिक जिम्मेदारियों का जिक्र है, सिवाय पांचवी अनुसूची को छोड़कर। आप भी जाके वेबसाइट देखिएगा, वहां पे पांचवी अनुसूची की शक्तियों का जिक्र नहीं। उसके अलावा सारी जो बतौर राज्यपाल उनकी जो मंत्रिमंडल को सलाह देने की और देश विधानसभा के तमाम कानूनों को मंजूरी देने की जो ताकत होती है उनका जिक्र है, लेकिन पांचवी अनुसूची का कोई जिक्र नहीं है। अगर जनजातीय सलाहकार परिषद, इसको जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, हम शॉर्ट में इसको टीएसी कहेंगे, तो आप टीएसी में आगे समझ जाइएगा। अगर टीएसी की बात करें तो झारखंड में उसके नियम ही साल 2021 में बने। उसके बाद तो उसमें सदस्यों का नामांकित किया गया, उसमें भी टसल हो गई थी कि राजभवन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमसे पूछा नहीं कि क्या नियम बना रहे हैं, किसको नियुक्त करेंगे। वो टसल राकेश बैस जो राज्यपाल थे वहां के, उनसे काफी समय चलती रही। हालांकि जब 20 साल बाद टीएसी बनी, उसके बाद साल 2021 में जब उसकी पहली बैठक हुई, तब विधायकों ने झारखंड में पैसा कानून लागू नहीं है इसका जिक्र नहीं किया, और बताइए टीएसी की बैठक हो गई और तमाम आदिवासी विधायक उसमें मौजूद थे। नया राज्य बनने के बाद से झारखंड में जितने भी राज्यपाल रहे, अमूमन सभी ने आदिवासियों के मामले में पढ़ने से परहेज किया, खास तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की समस्याओं के मामले में। पांचवी अनुसूची राज्यपाल को आदिवासियों के हितों की तमाम शक्तियां देती है, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने आज तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी हमने डिजिटली पड़ताल की है कम से कम, कि कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कई बार झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दखल के लिए राज्यपाल को अर्जी दी, खासतौर पर जमीन अधिग्रहण जो हो रहा था, आदिवासी उसका विरोध कर रहे थे उस मामले में, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि जो राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को सालाना रिपोर्ट भेजी जाती है वो भी बहुत नियमित नहीं रही, और जब भेजी भी गई तो महज औपचारिकता भर रही। कुल मिलाकर झारखंड में अभी तक जो हमने डिजिटली पड़ताल की उसमें राज्यपालों ने
पांचवी अनुसूची से मिले अधिकारों का इस्तेमाल किया हो, ऐसा कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। जबकि लगभग एक चौथाई आबादी वहां की आदिवासियों की और बहुत मुखर, बहुत जागरूक है झारखंड के आदिवासी। बीते 25 सालों में कई दफा कभी खनन के नाम पर तो कभी किसी सरकारी परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन उनकी मर्जी के बिना लिए जाती रही। झारखंड में आदिवासी विरोध प्रदर्शन करते रहे तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करता रहा। हजारों आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन कभी राज्यपाल ने ना तो कभी दखल दिया, ना तो कभी अधिकारों को इस्तेमाल किया। ये कहानी है झारखंड की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, ऐसा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी अमूमन हालात वैसे ही हैं। बीते 75 सालों में कभी भी किसी राज्यपाल ने पांचवी अनुसूची के अधिकारों का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमने बीते कई सालों के रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन हमें कोई ऐसा आदेश नहीं मिला जब राज्यपाल ने अपने पावर का इस्तेमाल आदिवासियों के हित में किया हो। हालांकि राज्यपाल मध्य प्रदेश के जो है मंगूभाई पटेल, वो सीकल सेल के मामले में काफी सक्रिय रहते हैं, लगातार आदिवासियों को जागरूक करते रहते हैं। साल 2022 में कैबिनेट ने राजभवन में ट्राइबल सेल बनाने की मंजूरी दी। 2011 का आदेश था केंद्र का, उसके 11 साल बाद 2022 में ट्राइबल सेल बनी, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। जो टीएसी की मीटिंग है, उसके रिकॉर्ड खंगालने पर बीते 5 सालों में 2 बार उसकी बैठकों का जिक्र मिलता है। साल 2020 में जब टीएसी की मीटिंग में उसके सदस्यों ने, जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि आदिवासी युवतियों से गैर आदिवासी युवक विवाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो आदिवासियों की जमीन खरीद सके, उनको अधिकार मिल जाए, जो आदिवासियों को फायदे मिलते हैं अनुसूचित जनजाति के होने के, उन फायदों का इस्तेमाल करने के लिए बस वो शादी कर रहे हैं। जब इस मुद्दे को उठाया गया, मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस बारे में नियम बनाने का निर्देश दिया, लेकिन आगे क्या हुआ नहीं पता। साल 2025 में, यानी इसी साल 24 मार्च में टीएससी की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में। हुआ वही जैसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, सारे मातहत सब लोग जी सर जी सर जी मुख्यमंत्री जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए करते रहे। मुख्यमंत्री जी ने अपनी तमाम आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, आदिवासियों के हितों का, उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ उसमें पता नहीं चला। सदस्यों ने क्या सुझाव दिए, जो आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने आदिवासी के किन मुद्दों को उठाया, इस बात का कहीं कोई जिक्र जनसंपर्क के प्रेस नोट में नहीं मिलता है। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद हमेशा जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएससी का गठन होते आ रहा है। सालाना मीटिंग होती है, रिपोर्ट भेजी जाती है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की। टीएससी की बैठकों में यहां भी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, इसलिए रवैया वही है। मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं का बखान करते हैं, आदिवासी कला संस्कृति अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। लेकिन वाकई में आदिवासियों के हित के लिए क्या फैसला होता है, जब मुख्यमंत्री ही सरकार के बतौर मुखिया फैसला ले रहे हैं, राज्यपाल का कोई दखल ही नहीं है, तो फिर अगर किसी को कोई शिकायत है, कहीं आदिवासियों के हितों के साथ कहीं खतरा हो रहा है, कहीं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके हितों पर कहीं खतरे का मामला है, तो फिर कोई और दखल दे, इसके लिए जरूरी है राज्यपाल फैसला ले। लेकिन यहां पर भी राज्यपाल सक्रिय नहीं है। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का जिक्र टीएससी की मीटिंग में करते हैं। अब आते हैं राजभवन। राजभवन की वेबसाइट में राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारियों का जिक्र है, जिसमें 5वीं अनुसूची में क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनकी शक्तियां, उसका भी जिक्र है। लेकिन ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाने का कोई जिक्र नहीं है। ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाने का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अभी आगे आपको उस इकलौते राज्य की कहानी बताऊंगा जहां वाकई में आदिवासियों को भला हुआ है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाने का कोई जिक्र नहीं है। यहां भी राज्यपाल ने बीते 25 सालों में, जब 2000 से वो नया राज्य बना है, उसके बाद से कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। डिजिटली पड़ताल में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। हसदेव में जो बड़ा मुद्दा है, हसदेव के जंगलों में जब कोयला खनन की वहां पर अनुमति दी गई, उसके लिए जंगल काटे गए, तमाम आदिवासियों ने विरोध किया। ये आरोप सामने आए कि वहां पर ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी का प्रस्ताव बना के पास करा दिया गया है, जिसमें ग्राम सभा ने कभी मंजूरी नहीं दी, ऐसा फर्जी प्रस्ताव ऊपर दिखा दिया गया ताकि मंजूरी मिल जाए। इसके बाद आदिवासियों ने लगातार अपनी बात उठाई, कभी उनकी सुनी नहीं गई। आदिवासी 300 किलोमीटर पैदल चलकर छत्तीसगढ़ आए। राज्यपाल जबकि तत्कालीन अनुसुईया उइके से उन्होंने मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, लेकिन आगे क्या कुछ हुआ उस बारे में आपको पता ही है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात देश के प्रधानमंत्री का राज्य, देश के गृह मंत्री का राज्य, लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां की तस्वीर भी इस मामले में कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जो राजभवन गुजरात की अलग वेबसाइट है, लेकिन उसमें कहीं भी टीएसी की बैठकों का जिक्र नहीं मिलता है। ट्राइबल सेल वहां पर बनी है, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि 2011 में केंद्र सरकार ने इस बारे में आदेश दिया था। टीएससी की बैठकों में यहाँ पे भी लगातार जो है मुख्यमंत्री हैं, वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, वही अध्यक्षता करते हैं, सरकार की योजनाओं पर बात करते हैं। प्रेस नोट में वही वादा सरकार का कि वो आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एक वो जो औपचारिक होता है ना, औपचारिकताएं, उस तरह की औपचारिकताएं हर राज्य करता है, प्रतिबद्ध है। गुजरात के मसले पर भी कभी राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के तहत मिले अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया हो, ऐसा कोई जिक्र हमारी डिजिटली पड़ताल में नजर नहीं आया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की।
आप गौर से सुनिएगा। महाराष्ट्र देश का अकेला इकलौता ऐसा राज्य है जहां राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची में मिली शक्तियों का इस्तेमाल आदिवासियों के हित के लिए किया है। महाराष्ट्र में राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए, इसलिए बाकायदा वहां पर ट्राइबल वेलफेयर सेल बना हुआ है। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसर उसको हेड करते हैं, जो राज्यपाल की मदद करती है, उनके सामने सारे मुद्दों को लेकर आती है कि जहां आदिवासियों के लिए जरूरी कानूनों में संशोधन की जरूरत है, राज्यपाल जहां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। बीते सालों में कई दफा राज्यपाल ने आदिवासियों के हित में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए, न सिर्फ निर्देश दिए बल्कि बाकायदा अधिसूचना जारी करके कानूनों में संशोधन भी किया। मसलन अब आपको हम नंबर वाइज बताते हैं, आप गिनते जाइएगा। पहली बार राज्यपाल ने जो जिक्र मिलता है साल 2014 में अधिसूचना जारी की, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि शेड्यूल एरिया यानी 5वीं अनुसूची वाले जिले में कुछ सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से सिर्फ आदिवासी लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी। जो भी शेड्यूल एरिया है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर सीधी भर्ती के पदों में सिर्फ आदिवासियों की नियुक्ति होगी। पहली बार उन्होंने महाराष्ट्र के कानूनों में संशोधन करके ये आदेश दिया। साल 2014 से 16 के बीच महाराष्ट्र राज्यपाल ने ऐसी 5 अधिसूचना जारी करके 8 अलग अलग विभागों में कुछ पदों में सिर्फ आदिवासी उम्मीदवारों की नियुक्ति का ही निर्देश दिया। इसके बाद जो अगली अधिसूचना राज्यपाल ने जो लघु वन उपज है उसकी परिभाषा में संशोधन करवाया, ताकि वन अधिकार अधिनियम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत मान्यता दी गई सभी लघु वन उपज उसमें शामिल की जाए और ग्राम सभाओं को, क्योंकि उनके प्रबंधन का अधिकार मिलता है, उससे आमदनी करने का अधिकार मिलता है, वो मिले। तो राज्यपाल ने यह संशोधन कराया। राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा, जिससे जनजातीय उपयोजना फंड का 5% हिस्सा सीधे ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को मिलने लगा। वो गांव की भलाई के लिए खर्च करने लगी, ये अभी भी मिलता है। राज्यपाल ने पैसा महाराष्ट्र राज्य के कुछ कानूनों को पैसा के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन करने की जो है अधिसूचना जारी की। पैसा के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्य के जो कानून है उसमें जरूरी संशोधन किया जाए, ताकि ग्राम सभा को वाकई में स्वशासन का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने अधिसूचना जारी की। इसके अलावा जो आदिवासी इलाकों में कुपोषण के लिए राज्य सरकार की योजना चल रही थी, वो कभी बंद ना हो, उसका फायदा लगातार आदिवासियों को मिले, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उस कानून में संशोधन करके उसमें इसको शामिल करा दिया, ताकि राज्य सरकार चाह कर भी कभी आदिवासियों के कुपोषण दूर करने के लिए, महिलाओं बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए जो योजना चल रही है वो लगातार चलती रहे। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप सुनिएगा। साल 2017 में जब राज्यपाल को ये बात पता चली कि आदिवासी गांवों में गोदाम, हाट, शमशान और कोल्ड स्टोरेज के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तब उन्होंने वन सुरक्षा अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं था, तब राज्यपाल ने उस कानून में संशोधन कराया और इसको बतौर सरकारी सुविधाओं में शामिल कराया। उसके बाद वहां गांव में गोदाम के लिए, हाट के लिए, शमशान के लिए, जो कोल्ड स्टोरेज के लिए इसकी जमीनें मिलना शुरू हुई। इसके अलावा साल 2020 में उन्होंने फिर एक बार वन सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले पट्टों के दावे जब कई खारिज हो गए जिला स्तरीय समिति से, तो राज्यपाल ने फिर संशोधन कराया कानून में कि इसके खिलाफ आदिवासी अपील भी कर सकते हैं संभाग स्तर पर, ताकि जिला स्तर पर खारिज हो जाने से ही पूरा केस खत्म ना हो जाए। उन्होंने फिर संशोधन कराया। अब देखिए, पूरी फेहरिस्त है लंबी, मैं आपको गिना रहा हूं, और जो आखिरी मिलता है, साल 2020 में राज्यपाल को जानकारी मिली कि आदिवासी गांव में लोगों के पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने फिर एक बार, और आदिवासियों का पलायन बढ़ रहा है, उनको यह भी पता चला, तो राज्यपाल ने एक बार फिर से वन अधिकार जो अधिनियम है उसमें संशोधन करके गांव में आदिवासियों के आवास के लिए अतिरिक्त जमीन की इजाजत दिलवाई। ये सारी शक्तियां हैं जो देश का इकलौता राज्य महाराष्ट्र, जहां पर वाकई में राज्यपाल सक्रिय रहे, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई आदिवासियों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, और इतने सारे कानूनों में संशोधन कराया ताकि उनको नौकरी लगे, लघु वनोपज से गांव वाले फायदा उठा सकें, अगर जमीन मकान बनाने के लिए नहीं मिल रही तो वो मिल सके। इसलिए मैंने जिक्र किया था, यह देश का इकलौता राज्य है। राजस्थान राजस्थान में भी 5वीं अनुसूची के मामले में कुछ काम हुआ है। इस तरह के 1-2 आदेश मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह भी कुछ बेहतर रहा है। राजस्थान में भी गुजरात महाराष्ट्र की तरह राजभवन में ट्राइबल वेलफेयर सेल बनाई गई है, जो राज्यपाल की मदद करती है। राजभवन की वेबसाइट में 5वीं अनुसूची के तमाम प्रावधान बताए गए हैं, और उसमें साथ ही इस बात का जिक्र है कि उन्होंने 5वीं अनुसूची से मिले अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या क्या फैसले लिए हैं। पहला फैसला जो है साल 2012 में, जब राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और शिक्षक भर्ती में, जो राज्य में शिक्षक भर्ती होनी थी, उसमें आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम योग्यता थी उसको घटाकर 36% अंक कर दिया। यानी कोई आदिवासी अभ्यर्थी अगर उस परीक्षा में 36% अंक भी लाता है तो वो भी वहां उसके लिए योग्य होगा नियुक्ति पाने के लिए। ये उन्होंने पहली बार संशोधन किया। पहले ये जो सीमा थी ये ज्यादा थी, उन्होंने संशोधन कराया, जिससे काफी आदिवासियों को फायदा भी मिला नौकरी मिलने में। दूसरी बार साल 2019 में राज्यपाल ने राजस्थान के 2 कानूनों में संशोधन का प्रावधान किया, और प्रावधान करके उसका यह फैसला हुआ कि शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर
अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में 45% जो होगी भर्ती वो आदिवासी अभ्यर्थियों से होगी। लगभग आधा से कुछ कम, 45% एक बड़ा नंबर है। ये राज्यपाल ने 2019 में फैसला लिया। अगर उसके बाद ये भी प्रावधान किया कि 45% अगर अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी पर्याप्त योग्य नहीं मिल पाते हैं, जो दूसरे जिले हैं राज्य के, जो भले ही 5वीं अनुसूची में नहीं आते हैं, अगर वहां भी आदिवासी कोई अभ्यर्थी हैं वो योग्य होते हैं तो उनकी भर्ती की जाए, लेकिन पूरी तरीके से इस 45% कोटे का फायदा आदिवासियों को मिले, इसका भी आदिवासियों को बड़े मौके पर लाभ मिला। हालांकि जो टीएसी है, जनजातीय सलाहकार परिषद, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या होता है, वही सब भाषण, वही सब बातें, और कुछ नया होता नहीं है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में राजभवन की अलग वेबसाइट बनी है जिसमें राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियों का जिक्र है जो उन्हें 5वीं अनुसूची के तहत मिली है। बस इतना ही मिलता है। टीएसी की बैठकें, अलग से ट्राइबल वेलफेयर सेल, ऐसा कोई भी ब्यौरा नहीं मिलता है। टीआईसी की बैठकों का ब्यौरा जो राज्य सरकार उसकी वेबसाइट में मिलता है, जहां हर साल होने वाली बैठकों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है। सरकार के कामकाज का बखान, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण की प्रतिबद्धता, आदिवासियों के विकास का वादा, और यही सब जैसा हर राज्य में एक तरीके से औपचारिकता बना के रख दिया है कि कुछ होता जाता है नहीं, सिर्फ बैठकें होती हैं। जैसे कैबिनेट की बैठकें होती हैं, सरकारी बैठकें होती हैं, जी सर, जो सदस्य हैं वो भी अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुल मिला के बखानों के साथ खत्म हो जाती है। अब बात आंध्र प्रदेश का करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो राजभवन की वेबसाइट में राज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों का जिक्र है, इसके अलावा कोई दूसरा जिक्र मिलता नहीं। यहाँ पर भी ट्राइबल वेलफेयर सेल बनी है, ऐसा डिजिटली पड़ताल में हमको पता नहीं चलता है। और यहाँ तो और टीएस की बैठकों में जो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। वो सब वैसा ही रूटीन होता है सरकारी बैठकों की तरह। और ऐसा ही हाल तेलंगाना का है, जो नया राज्य बना है 2014 में। वहां पे भी राजभवन की वेबसाइट में कुछ अलग खास हमको जानकारी मिली नहीं, ट्राइबल वेलफेयर सेल की जानकारी भी नहीं मिली। वहां भी टीएसी की बैठकें जो जनजातीय कल्याण मंत्री उनकी अध्यक्षता में होती हैं। तमाम आदिवासी विधायक होते हैं, ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के होते हैं। सरकार की योजनाओं का बखान होता है, वादा होता है, ये सारी बातें होती हैं। अब आखिरी में 10वें राज्य हिमाचल प्रदेश का जिक्र। यहाँ बड़ा दिलचस्प है कि वहां पर राजभवन की वेबसाइट में हमको गार्डन का जिक्र जरूर मिला कि राजभवन में कितना सुंदर गार्डन है, उसकी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन ट्राइबल वेलफेयर सेल का कोई जिक्र नहीं मिला। टीएसी की बैठकों का कोई जिक्र नहीं मिला। यहाँ भी टीएसी की बैठकें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती हैं, और जैसा ठर्रे में चला आ रहा है देश के तमाम राज्यों का हाल है, वही सब सरकार की योजनाएं, सरकार के वादे, सरकार की योजनाओं में कहाँ कमी रह गई है, वही सब डिस्कशन होता है जो कैबिनेट की बैठकों में और दूसरे तमाम मौकों पर भी जो है सरकार के तमाम नुमाइंदे आपस में करते होंगे, उसी का जिक्र होता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है 5वीं अनुसूची की। लबोलुआब ये है कि यहाँ पर बड़े, मैं विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि जो देश के जितने भी महामहिम रहे 10 राज्यों में, उन्होंने 1-2 राज्यों को छोड़कर कभी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई कि वो जो 5वीं अनुसूची में उनको अधिकार मिले, जो उनकी शक्तियां मिले, उसका आदिवासियों के हित के लिए इस्तेमाल करें। कई जगह हजारों आदिवासी विस्थापित हो गए, लेकिन कभी कोई राज्यपाल ने ऐसा दखल देने की भी कोशिश नहीं की। दूसरा, ट्राइबल एडवाइजरी जो कमेटी है उसको एक तरीके से मतलब मजाक बना रखा, अगर मैं कहूं तो। मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, जी सर वाला सिलसिला चलता है, योजनाएं, घोषणा, वादे, वही सब होता है। कायदे से अगर राज्यपाल को सलाह देने के लिए कोई कमेटी बनी है, उसमें अनुसूचित तमाम पार्टियों के विधायक रहें और राज्यपाल को अगर सीधे सलाह दें तो राज्यपाल तक वाकई में वो बात पहुंच पाएगी, जो सरकार आदिवासियों की बात नहीं सुन रही है। तीसरी बात यह है कि कभी देश की राष्ट्रपति ने भी बहुत इसमें दखल देने की कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार है, उसने भी कभी इसकी मॉनिटरिंग करने की कोशिश नहीं की, रिपोर्ट आ रही है, नहीं आ रही है। कुल मिलाकर ये जो बातें संविधान में लिखी गई, जो इस देश की सबसे अहम किताब है जिससे पूरा देश चलता है, उस किताब में जरूर लिखी गई, लेकिन 75 सालों बाद भी जमीन पर इसका कोई बहुत ज्यादा अमल होता हुआ दिखाई हमें देता नहीं है। तभी कई विद्वान कहते हैं कि ये सिर्फ एक कागजों पर है, जमीन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कहीं कोई चूक हुई हो डिजिटली पड़ताल में, अगर कोई बात छूट गई हो, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगले वीडियो में हम उस जानकारी को जरूर दुरुस्त करके बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।